अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल 12.5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उससे पहले हमने ये देखा था कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है तो चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। और फिर हमने ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के केस में वो जो लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के केस में वो जो लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन्हीं की मेजरमेंट को ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट को ही नेम देते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब इस लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ये किसी बॉडी का प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसमें मैंने एक सर्टन एरिया ए प्लेस किया है इस पॉइंट पे और एक जो एरिया एलिमेंट है उसको पॉइंट किया है किसी और पॉइंट पे, यानी ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस एरिया ए में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 4 लाइन पास कर रही हैं। और इस एरिया में से कितनी लाइन पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 लाइन पास कर रही हैं। तो किसी सर्टन एरिया एलिमेंट में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वही उसका फ्लक्स होता है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 4 है और इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो 2 है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सिंपल और सादा सी डेफिनेशन है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। अब मैथमेटिकली इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और तरह से डिफाइन करते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, अब देखें। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और दूसरा आपके पास ये एरिया एलिमेंट है। तो 2 चीज़ें हुई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और दूसरा आपके पास जो है वो ये एरिया एलिमेंट है। अब मैथमेटिकली इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का, किसके साथ, एरिया एलिमेंट के साथ। अब आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट तो 2 वेक्टर का होता है, तो एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर ये वाला जो वेक्टर एरिया ये क्या चीज़ है, नो डाउट जो हमारे पास एरिया होता है किसी भी चीज़ का वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है तो हम इसकी सरफेस के ऊपर एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करते हैं। फिर उस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन वही होती है जो कि इस नॉर्मल की होती है। तो फिर हम उसको नेम दे देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेक्टर एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, उस वेक्टर एरिया का जिसमें से ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो पास कर रही हों। और यहाँ पे एक बात और भी बता दूं कि इसकी जो सरफेस है इस एरिया की, वो इस एरिया की मैग्नीट्यूड देती है और इस पे जो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन देती है, हमें वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देती है। तो इसमें साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट जो है वो ई भी लिखते हैं। ये फाई ग्रीक लेटर है, फाई ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक की वजह से इसके साथ हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब इसको ओपन करें तो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट को हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा होता है, जबकि जो थीटा है वो एंगल होता है किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। और आपने ये भी सीखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है 2 वेक्टर का वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके डिफरेंट केसेस जो है उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट केस है आपकी बुक में मैक्सिमम फ्लक्स का। तो अगर तो आपके पास जो एरिया एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से हमने प्लेस किया हुआ है कि ये जो रेड एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और जो आपके पास ब्लैक एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया को इस तरह से हमने प्लेस किया हुआ है
कि जो इसका वेक्टर एरिया और ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 0। तो जब cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इस फार्मूले में पुट करें तो जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ई ए के। अगर हम बात करें, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है वेक्टर एरिया जिसकी डायरेक्शन मैंने अभी बताया कि जो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन वो होती है, और एक ये इसकी सरफेस है ये। इस केस में जो वेक्टर एरिया है वो तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, लेकिन जो सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो आपने इस बात का जो है वो डिफरेंस याद रखना है। और लेकिन ये भी याद रखिएगा जो एंगल है वो हम हमेशा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान लेंगे। अब केस डिस्कस करते हैं मिनिमम फ्लक्स का। इस केस में देखें, अगर हमने सरफेस हमारी जो वेक्टर एरिया या सरफेस एरिया जो है उसको इस तरह से प्लेस किया है, या एरिया एलिमेंट जिसमें से हम फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको ऐसे पैरेलल प्लेस किया है सरफेस एरिया को टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसमें से आप देख लेंगे कोई भी लाइन पास नहीं कर रही। लेकिन अगर इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखें, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है अपवर्ड और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इन दोनों में एंगल कितना है, 90। तो इस केस में जो वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और इस केस में वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपस में क्या थी, पैरेलल थी। तो इस केस में जो फ्लक्स है, आप देख रहे हैं कुछ लाइन ऊपर से पास कर रही हैं, कुछ लाइन नीचे से, तो जो नेट फ्लक्स है इसमें से गुजरने वाला उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी इसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी। अब इस फार्मूले से भी सीख लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। इस केस में देखें जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, और कितना एंगल है यहाँ पे, वो 90। तो कॉस 90 पे क्या होता है, 0 होता है। अब अगर इन दोनों में से कोई केस भी ना हो, यानी वेक्टर एरिया ना तो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ना ही वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसकी क्या जो फॉर्म बनेगी। देखें इस केस में जो ये हमारा एरिया एलिमेंट है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ एक सर्टन एंगल बना रहा है। लेट से वो एंगल जो है वो थीटा है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरिया एलिमेंट है हम इसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो इन वेक्टर एरिया, जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वंस अगेन कि हम इस वेक्टर एरिया की जो सरफेस है, यानी सरफेस एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो सरफेस है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो वो कौन सा कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, यानी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा।